माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कुछ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 की कुछ बातें बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ, जैसे दिस एक्ट ग्रांट ए राइट इन पर्सोनम टू द इंजर्ड पार्टी। ये एक्ट क्या करता है, एक पीड़ित पक्षकार को, एक जो पीड़ित पक्षकार है, जो विक्टिम है, जो आप कह सकते हैं पीड़ित है, इंजर्ड है, उसको क्या करता है, ये पर्सनल राइट देता है। एक पीड़ित पक्षकार को व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है, राइट इन पर्सोनम। दूसरी चीज, इस एक्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप याद कर लेंगे, सेक्शन 1 to 75 जनरल कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 से 238 तक है। बीच के सेक्शंस अलग एक्टों में मर्ज किए गए हैं, इसीलिए इसको कह सकते हैं कि अभी एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट पूरी तरीके से नहीं मान रहे। अब ये एक्ट क्या करता है, सेक्शन 2H में अगर डेफिनेशन पढ़े तो एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। वो करार जो विधि के द्वारा लागू होता है वही संविदा की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब हर एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, केवल उसी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे जो सेक्शन 2H में डेफिनेशन दी गई है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या करता है, एग्रीमेंट क्रिएट्स ऑब्लिगेशंस। करार क्या करता है, उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। और ऑब्लिगेशन को भी हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन को भी दो पार्ट्स में बांटेंगे, सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल। सोशल ऑब्लिगेशन में क्या दिया हुआ है, सोशल ऑब्लिगेशन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या किया गया, संविदा विधि की परिधि से बहिष्कृत किया गया। इसका मतलब जो सोशल ऑब्लिगेशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से बाहर किया गया है। ऑब्लिगेशन को मैंने कहा कि इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 से बाहर रखा गया है। अब दूसरा ऑब्लिगेशन मैं बता रही हूं आपको, लीगल ऑब्लिगेशन। तो लीगल ऑब्लिगेशन आर इंक्लूडेड इनटू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसका मतलब क्या है, जो जितने भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे केवल विधिक उत्तरदायित्व होंगे वही संविदा विधि के अंतर्गत आएंगे। और करार में दोनों पार्टी के मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है। इसका मतलब दोनों पार्टी के जो पक्षकार हैं उनके दिमागों का मिलन हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसे होने चाहिए। दूसरी बात, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, द लीगल ऑब्लिगेशन कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये क्या कह रहा है कि जो विधिक उत्तरदायित्व है उनको कौन इन्फोर्स करेगा, खुद, और खुद कोर्ट कर सकता है। इसका मतलब लीगल ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करने वाला न्यायालय ही होता है। अब आप देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब वैध संविदा को बनाने के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए। तो सेक्शन 10 की डेफिनेशन सबसे पहले आपको याद रखना है, सेक्शन 2H में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब सेक्शन 10 क्या कह रहा है, एवरी एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट which is made by a free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not declared void by the law। इसका मतलब हर करार संविदा हो सकता है अगर उसमें क्या हो, फ्री कंसेंट हो। तो कंसेंट कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 13 में आपको कंसेंट बताया गया है कि कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। पार्टीज कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट कौन मानी जाती है, जो मेजर हो, मेजर का मतलब हो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो, मेजर हो, अनसाउंड माइंड ना हो, साउंड माइंड हो, और कॉन्ट्रैक्ट करने में वो कैपेबल हो, किसी भी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं की गई हो। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन कवर करती है कि ये पॉइंट्स होने जरूरी है। कौन से, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें होंगी, पार्टी कॉम्पिटेंट होगी और लॉफुल कंसिडरेशन होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कर सकते हैं, वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वाइड होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये एलिमेंट्स होने जरूरी है। अब हम आपको बता रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पहली शर्त क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि संविदा में दो पक्षकार होंगे, एक प्रस्ताव करने वाला और एक स्वीकार करने वाला। इसका मतलब दो पार्टी का होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन वर्ड को मैं डिफाइन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने आपको ऑब्लिगेशन दो तरीके के बताए, सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन, और आपको केस भी डिस्कस किया जा चुका है ऑब्लिगेशन पे, बालफोर वर्सेस बालफोर का। थर्ड चीज,
जो आपको बता रहे हैं कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2D में कंसीडरेशन की डेफिनेशन दी गई है। और सेक्शन 25 ये सपोर्ट करता है कि अगर कोई एग्रीमेंट कंसीडरेशन उसमें नहीं है तो ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से वाइड माना जाएगा। और यहाँ पर उसके 3 एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। सेक्शन 25 जब पढ़ेंगे उसमें 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं कि बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। उसकी 3 कंडीशंस बताई गई हैं। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग रिटर्न, कुछ दिया होना जरूरी है, वो मनी के रूप में भी हो सकता है। अब यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रही हूं, फ्री कंसेंट। तो कंसेंट में ही फ्री कंसेंट, पहले कंसेंट का मतलब सेक्शन 13 में बताया कि मीटिंग ऑफ माइंड। तो फ्री कंसेंट कहती है कौन कौन सी चीजें फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगी। अगर हम किसी से कंसेंट हासिल करते हैं, किसके द्वारा, कोअर्जन के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कॉम्पिटेंट पार्टी 18 साल का होगा, साउंड माइंड होगा और लॉ के द्वारा वो क्वालिफाइड होगा, जो कॉम्पिटेंट पार्टी वही मानी जाएगी। लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो विधि की निगाह में पूरी तरीके से सही हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो उससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होगा। पॉसिबल एंड सर्टेन, हर कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना हो कैसा हो, पॉसिबल हो, संभव हो सके और वो सर्टेन हो। सेक्शन 29 बताता है कि अगर कोई एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है तो वो वाइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। सेक्शन 29 का आपको एग्जाम्पल भी दे दें कि ए ने बी से कहा कि हम इतना टन तेल खरीदेंगे और कैटेगरी नहीं बताई है, ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से वाइड माना जाएगा। इसका मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कंसीडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट और पॉसिबल एंड सर्टेन। एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वाइड बाय द लॉ ऑफ कंट्री। संविदा को उस देश की विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब वो देश भी उस चीज को, उस लॉ को क्या करता हो, वाइड डिक्लेयर ना करता हो, वैलिड की कैटेगरी में रखता हो। वाइड और वैलिड को हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ, जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताया था तो मैंने आपको वहां पर बता दिया था कि कितने का तरीके के होते हैं, वाइड, वैलिड, इलीगल, वो पूरी कैटेगरी में आपको पहले के वीडियोज में बता चुकी हूँ। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट को हम लिखित में भी रख सकते हैं, मौखिक में भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न में होना जरूरी होता है और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो रिटर्न में होते हैं, उनका रिटर्न में होने के साथ क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना भी जरूरी होता है। इसका मतलब उसका पंजीकरण होना भी जरूरी होता है। तो सारे पॉइंट्स बताते हैं कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इन पॉइंट्स का मेंशन होना जरूरी है। अगर कोई एक भी पॉइंट मिसिंग रहता है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की वो कैटेगरी में नहीं आएगा। आज आपका जो टॉपिक पढ़ा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे पॉइंट्स बताता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं और आप जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियोस में क्या अच्छा लग रहा है और कौन सी वीडियोस आप सुनना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे मैं आपको और वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद आते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।